नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्री रिलेटेड होंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। देखिए, मंत्री, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 74 और 75 सेंटर के लिए, और स्टेट के लिए कौन से हैं आर्टिकल 163 एंड 164, दोनों ही हैं जो संसदीय सरकार का प्रावधान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का सदस्य होने के कारण लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में आपस में क्या सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यह एक स्थिर सरकार प्रदान नहीं करते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है कि ये यदि सरकार है जो वो विधायिका का आपका विश्वास खो देती है तो सरकार कार्यालय पूरा करने से पहले ही गिर जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सत्य वाला इसमें पूछा था, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 75(3) के तहत कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा, ठीक। और दूसरा देखिए, अनुच्छेद 75(5) के तहत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए गए हैं, मतलब पूरे स्टेटमेंट सही है, सिर्फ आर्टिकल्स हैं जो इनके वो इंटरचेंज कर दिए गए हैं। तो ये आंसर, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण यानी कि यूनिटरी फीचर्स के बारे में पूछा गया है। तो राज्यों के लिए एक संविधान यूनिटरी फीचर है, सही है। राज्यों का अविनाशी ना होना, ये भी यूनिटरी फीचर है। और संविधान की कठोरता है जो, ये आपका फेडरल फीचर है, ठीक है। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में शासन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, भारत में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया है। तो संसदीय संप्रभुता, संसद की संप्रभुता की बात हो रही है, तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में नहीं अपनाया गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक। पहला वाला यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ब्रिटेन में मंत्रियों को विधिक उत्तरदायित्व, ठीक है, मौजूद है, तो सही स्टेटमेंट है, ब्रिटेन में मौजूद है। और भारत में क्या स्थिति है, मंत्रियों को राज्य प्रमुख के आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विधिक उत्तरदायित्व का मतलब यही होता है, ठीक है। तो भारत में ये नहीं है और ब्रिटेन में ये मौजूद है, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप जो वायसरॉय थे उनको आवश्यक नियमों एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिससे वायसरॉय को असीमित अधिकार मिल गए थे, तो सही स्टेटमेंट है। और इसी में आपका पोर्टफोलियो प्रणाली जो थी वो इसी में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार शुरुआत जिसकी की थी, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा परिषद का पद किसको दिया गया था, एस राधाकृष्णन को, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि ये पद जो था वो सी राजगोपालाचारी के पास था और अध्यक्षता कौन कर रहे थे, नेहरू, ठीक। और दूसरा देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध संघर्ष में कांग्रेस के सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई, तो देखिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी वो कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे और ना ही वो सक्रिय रहे, ठीक है। तो दोनों ही बातें गलत है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, मैच करना है आपको। नीति निर्देशक तत्व हैं जो वो आयरिश संविधान से लिए गए हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपात उपबंध है जो वो जर्मन से लिए गए हैं, और उपराष्ट्रपति का पद है जो वो यूएसए से लिया गया है, ठीक। तो आंसर इसका ए हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कि भारतीय संविधान को संसद द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया है। ठीक है, संसद के द्वारा नहीं किया गया। दूसरा देखते हैं, संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि पूर्ण रूप से तो वो 26 जनवरी 1950 को लॉन्च हुआ है। ठीक है, और आपका 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से प्रोविजंस लागू हुए थे, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ठीक है, सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, न्यायिक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, और न्यायिक पुनरावलोकन है जो वो भी है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर माने जाएंगे। इस पे काफी कंफ्यूजन रहता है, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, उद्देशिका से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, उद्देशिका संविधान का एक अंश है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। केशवानंद भारती 1973 में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली थी, है ना। उससे पहले जब 1960 में बेरूबारी केस हुआ था तो उसमें मना किया था कि ये इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद 1973 में मान लिया गया था, और फिर उसके बाद LIC इंडिया केस 1995 जब हुआ था तो उसमें इसको आंतरिम हिस्सा बोला गया था। ठीक है, आंतरिक हिस्सा बोला गया था इसका संविधान का। तो ये तीनों ही आप केसेस याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। अगला देखिए, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। और उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये जो 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा संशोधित किए गए थे। तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि 44th नहीं था, 42nd अमेंडमेंट था। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर गलत है, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रस्तावना से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए, यह ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, इसके प्रावधान न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, है ना। तो दोनों ही सही से नॉन जस्टिसेबल है ये। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद के अधिकारों में किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की शक्ति के अंतर्गत किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को सौंपने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बेरूबारी केस में कहा गया था, और आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कि अनुच्छेद 2 ने संसद को किसी भी राज्य के नाम को बदलने के लिए अधिकृत किया है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा तो नाम बदलने की बात है, तो 2 नहीं, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक की सिफारिश करने से पहले इस संबंधित राज्य विधानमंडल को दी गई अवधि के भीतर इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संदर्भित करना होता है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पहले जिसके भी साथ चेंजेस ला रहे हैं जिस भी स्टेट के, तो उसको सौंपते हैं। हालांकि वो बाइंडिंग नहीं होता कि उन्होंने जो बोला उनका जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन ये इनको देना पड़ता है। ठीक है, और उसकी फिक्स अवधि के अंदर अगर उन्होंने वापस कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं वापस रिकमेंड किया, उन्होंने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी, तो उसको पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही, ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ओनली टू बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के अनुसार आपको मिलाना है। नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, मिजोरम 1987 और उत्तराखंड आपका 2000। ठीक है, आपको कमेंट्स के माध्यम से डेट्स बतानी है, उत्तराखंड की और आपके झारखंड की और छत्तीसगढ़ की। ठीक है, और उसके अलावा भी रिसेंटली जो तेलंगाना बना है, इन चारों की आपको डेट्स मतलब ईयर नहीं, ईयर के साथ साथ डेट्स भी बतानी है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए प्राप्त हैं? ठीक है, बताइए। तो वो हैं आपके 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन अधिकारों पर विदेशी नागरिक दावा कर सकता है? जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है। अगला देखिए, मतलब दोनों का मतलब है सिटीजन्स और फॉरेनर दोनों के लिए है। और अगला देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो गया आपका आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है, तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ओनली फॉर द सिटीजन कौन से थे? 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो इनके अलावा जो भी आएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 21 है जो, वो भी है,
दोनों के लिए, 25 से 28 भी दोनों के लिए मौजूद है, और तीसरा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ये आर्टिकल 19 की बात कर रहा है, तो ये वाला इसमें आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला है जो गलत हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान का जो अनुच्छेद 55 है उसके अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष हो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो सकता है। तो देखिए ये 55 नहीं, ये 58 होना चाहिए यहाँ पर, है ना। आर्टिकल 58 में है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करता है, जिसमें इंडियन सिटीजन होना चाहिए पहला, दूसरा 35 साल की आयु होनी चाहिए। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट, बाकी सारा हिस्सा सही है, ये वाला पार्ट गलत है, तो ये हो गया गलत। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, तो ये लोकसभा याद रखिएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य वाला पूछा है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी, 2 आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। समानता का अधिकार है जो वो आर्टिकल 12 से 18, तो ये हो गया आपका गलत, क्योंकि 14 से 18 दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 24, ये भी हो गया गलत, क्योंकि वो दिया गया 19 से 22 तक। तीसरा देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, तो ये भी गलत, क्योंकि वो दिया गया है आपका 23 और 24 में। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर गलत है, आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, संविधान लागू होने के समय, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार हैं जो मौलिक अधिकारों में शामिल थे। समानता का अधिकार शामिल था, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी शामिल था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी शामिल थे, और संपत्ति का अधिकार है जो ये भी शामिल था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 और 4, यानी डी आंसर। अगला देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, ये आर्टिकल 139 में दिया गया है, लेकिन ये बात भी याद रखनी है कि अभी तक संसद ने इसका प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना मनुष्य सभ्य समाज में सम्मानजनक तरीके से जीवित नहीं रह सकता, सही स्टेटमेंट है। और मौलिक अधिकार मूल अधिकारों के रूप में जाने जाते हैं, और उन्हें व्यक्तिगत अधिकार या नकारात्मक नेगेटिव राइट्स क्यों कहा जाता है नेगेटिव राइट्स, क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो ये वाला भी सही है, और यह राज्य पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करने के लिए नकारात्मक दायित्वों को लागू करता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही, चारों ही यहाँ पर मौलिक अधिकार से संबंधित सही स्टेटमेंट है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 32 और 226 है उसके तहत अदालतों में, ठीक है, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार लागू हैं, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि मौलिक अधिकार तो ठीक है, लेकिन डीपीएसपी तो नॉन जस्टिसेबल है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला देखिए, आपातकाल की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकार सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर और डीपीएसपी के संचालन को निलंबित किया जा सकता है, तो ये भी इसी वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डीपीएसपी के लिए मेंशन नहीं किया गया है, जबकि ये मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़ करके उनके लिए मेंशन किया गया है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ गलत है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है जो केवल संचालन द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका कहा गया था रमेश थापर का मामला 1950, है ना, ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अरुणा शानबाग का जो केस था यूथनेशिया वाला, ठीक है, तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि व्यक्तियों को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है ना, जीने का अधिकार तो है ही आर्टिकल 21 में, गरिमा के साथ मरने का अधिकार है जो वो दिशा निर्देशों के साथ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है, और ये जो इच्छा मृत्यु शब्द था ये सर फ्रांसिस बेकन द्वारा गढ़ा गया था। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया, सही स्टेटमेंट है। हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 26 अप्रैल। ठीक है, तो 24 अप्रैल को अभी रिसेंटली मना है, तो क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं, तो एक बार ठीक से पढ़ लें इसको। प्रधानमंत्री ने इस साल जब 2021 में पंचायती राज दिवस मनाया तो स्वामित्व योजना को लॉन्च किया, जो किससे संबंधित है, ई संपत्ति कार्ड के वितरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, तो ये भी सही है और पहला भी सही है, तो 1 और 3 यानी कि सी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल जो 40 है वो पंचायतों का उल्लेख करता है, तो आर्टिकल 40 विलेज पंचायत है, बिल्कुल सही। अगला आर्टिकल जो 246 है वो क्या है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में राज्य विधानमंडल को, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 246 में। ये भी सही है, दोनों ही सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, संसद ने पीसा अधिनियम 1996 है जो, उसके माध्यम से जो पार्ट 9 है उससे 5th शेड्यूल जो के जो एरियाज हैं उनके प्रावधानों को बढ़ाया गया है, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, अभी वर्तमान में 8 ऐसे राज्य हैं जो 5th शेड्यूल में काउंटेड हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि 10 राज्य हैं वो, है ना, 8 नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1 ए आंसर हो जाएगा, सत्य वाला पूछा था। ठीक, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। संविधान में कहा गया है कि अध्यादेश बैठक से 6 सप्ताह के अंत में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और जब भी कुछ आपका न्यूज़ में होता है तो उसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी रिसेंटली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर एनसीआर रीजन में कमिश्नर एस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्डिनेंस को रीप्रोमलगेट किया गया है, तो इनके न्यूज़ में है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया गया है, इसको आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द ऑर्डिनेंस विल लैप्स एट द एंड ऑफ 6 वीक लिख दे या 1.5 मंथ लिख दे, ठीक है, तो फ्रॉम द टाइम पार्लियामेंट नेक्स्ट मीट, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, दोनों ही केस में यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रोविजन फॉर द ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्ट, मतलब जो आपका अनुच्छेद 213 है उसमें राज्य सरकारों के पास अध्यादेश के प्रावधान मौजूद हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अध्यादेशों की विधायी शक्ति को असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाना चाहिए, न कि विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प में, ठीक, तो ऐसा कहा गया है आपका डीसी वाधवा केस 1987 में, ठीक है, और ये सारे ही जो केस हैं ये ऑर्डिनेंस से ही संबंधित हैं, ठीक है, तो एक बार इनको पढ़ लें। आरसी कूपर का केस 1970, कृष्ण कुमार का केस 2007, ठीक, तो ये सारे ही हैं जो ये विधायिका से संबंधित केस हैं, और ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया जो आदर्श आचार संहिता होता है वो राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों को और सरकारों के लिए एक चुनाव के दौरान पालन करने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का एक समूह होता है, सही स्टेटमेंट है। और यह कोड है जो वो राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति पर आधारित किया जाता है, सही है। और विधानसभा चुनाव के लिए 1960 में जो केरल सरकार द्वारा राजनीतिक दलों के लिए तैयार किए गए आचार संहिता से इसकी शुरुआत हुआ था। इसका जो ओरिजिन है उसको अगर ट्रेस करेंगे आप तो सबसे पहले केरल गवर्नमेंट ने 1960 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया था, जिसको फिर बाद में पूरे भारत में लागू किया गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2 एंड 3। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्य चुनाव आयुक्त को यूपीएससी अध्यक्ष के हटाने के लिए दिए गए तरीके को छोड़कर पद से हटाया नहीं जा सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो तरीका है हटाने का वो तरीका फॉलो किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा आपका भारतीय संविधान का जो पार्ट 14 है उसका अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 है जो, उसमें राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियां, सदस्यों के लिए नियुक्तियां और बर्खास्तगी इत्यादि के का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो दूसरा सही है, पहला गलत, आंसर बी। अगला देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है जो, मतलब जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है वो किन आर्टिकल में एम्बेडेड है, अंतर्निहित है। अब 12 में नहीं है, 13 में है, 32 में है और 226 है। मतलब इसका क्या है कि आपका जो इसके तहत जो अगर कोई कानून है वो आपका संविधान के सम्मत नहीं है तो उसको क्या करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, ठीक है, खत्म कर दिया जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो अभी आपके पास रिसेंट एग्जाम्पल है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसको हटा दिया गया है अभी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, कथन है कि अनुच्छेद 32 है जो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है तथा यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो सही है। और इसका कारण है कि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है और मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है, ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर ए हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 359 के तहत प्रत्याभूत अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के तहत निलंबित किया जा सकता है। 359 के तहत सही है। अगला देखते हैं, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय को, संसद के पास है, ठीक है, अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य है जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या आवश्यकताएं रखता है। देखिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब वो निर्वाचित हो जाए उसके उपरांत, ठीक है, अपनी सदस्यता उसको छोड़नी होगी। तो ये तो सही स्टेटमेंट हो गया। और अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, गलत। और एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का नहीं, ये तो गलत ही है। ठीक, तो देखिए आर्टिकल आपका 59 है जो, उसमें लिखा गया है कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है या फिर राज्य विधानसभा का सदस्य है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर, ठीक है, जब वो निर्वाचित हो जाता है तो उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है आर्टिकल 59 में। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के निर्विरोध चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है, मतलब ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, जाकिर हुसैन या नीलम संजीवा रेड्डी। तो वो है नीलम संजीवा रेड्डी। आपके 1977 में इनको निर्विरोध चुना गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस के अंग के रूप में माना जाता है, ये वाला आपका गलत है, क्योंकि यूएसए में जो विधायिका है, जिसे आप कांग्रेस भी कहते हैं, उसको अभिन्न अंग नहीं माना जाता। और ये जो सीनेट, यहाँ पर क्या होता है, आपका सीनेट होता है जिसको अपर हाउस बोलते हैं, और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इसे लोअर हाउस बोलते हैं वहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट दूसरा गलत है, पहला वाला सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 2 स्टेटमेंट यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है और 2 स्टेटमेंट है जो वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन मिलने पर 6 माह तक यह प्रवर्तन में बना रहेगा, सही है। और राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक, देखिए, राष्ट्रपति शासन अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक चलता है, सही है। और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल के अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट ओवरऑल सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो, यह आधारभूत एवं अनिवार्य उपबंध निम्नलिखित में से कौन है इसके? ठीक है, तो देखिए, ग्राम सभा का गठन इसका अनिवार्य उपबंध है, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन भी है, और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 साल की उम्र होना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, तो 1 और 2 यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, दल बदल कानून से संबंधित अर्हताएं कौन सी हैं? यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ दे, अगर निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि वह अपने राजनीतिक दल के विपरीत मतदान करता है और या फिर मतदान में अनुपस्थित रहता है। ठीक, तो यहाँ पर तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 19 मतलब आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जो 1951 वाला, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस है? तो मतदाता सूची का निर्माण है जो 1950 वाले में है। ठीक है, इसमें नहीं है तो गलत हो गया। उपचुनाव इसमें है और चुनावी विवाद भी इसमें दिया गया है। 2 और 3 आंसर हो जाएगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश के मध्य जो भूमि समझौता हुआ, LBA है ना, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, सही है। और 101 आपका GST से संबंधित है, और 52nd है जो, वो किससे? दल बदल कानून से संबंधित। तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, अनुच्छेद 343 आपका भारत संघ की राजभाषा, सही है। 330 है जो, वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों पर आरक्षण, सही है। और 360 आपका वित्तीय आपातकाल, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी। अगला देखिए, 4 यहाँ पर संविधान संशोधन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये जो उसके सामने उनके प्रोविजंस लिखे हैं वो सही हैं गलत हैं। तो देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक, तो ये सही है।
42 में जोड़ा गया था। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें क्या हुआ था कि 1958 के भारत पाकिस्तान समझौते के अनुसार बेरूबाड़ी क्षेत्र का पृथक्करण, ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। और 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? प्रिवी पर्स की संपत्ति से, ठीक, तो ये भी गलत हो गया। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो वो किससे संबंधित है? संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति के लिए सहमति देना बाध्यकारी बनाया गया था, ठीक है, बाइंडिंग बना दिया गया था इसको, कंसेंट को जो आपका प्रेसिडेंट देते हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो 1 और 4 सही है, सी आंसर हो जाएगा। 2, 3 हैं आपस में इंटरचेंज किए गए हैं। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 2003 वाला, उसके हिसाब से मंत्री परिषद का जो आकार है उसको वो सीमित करता है, ठीक, तो ये सही है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आकार को सीमित करके 15% कर दिया गया था कि लोकसभा और विधानसभा दोनों ही स्तर पर जो मंत्री परिषद सदन थे उनकी जो कुल सदस्य की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ पर 10% लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक, पहला वाला यहाँ पर सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, तो सही स्टेटमेंट है। और जब संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य होता है, ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संसद न केवल भारतीय राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन कर सकती है बल्कि भारतीय क्षेत्र को पृथक कर किसी अन्य देश को भी सौंप सकती है, ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ आर्टिकल 368 की बात होती है। 368 में संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। वैसे बेरूबारी केस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि आपका जो आर्टिकल 3 है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा है कि राज्य के क्षेत्र को कम करने का जो अधिकार है उसकी शक्ति के अंतर्गत किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र में सौंपने का अधिकार संसद के पास नहीं है, ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन जब आप आर्टिकल 368 की बात करते हैं तो इसमें आगे उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उसमें संशोधन करके ही ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और दूसरा 358 में भारत पाकिस्तान समझौते के अनुपालन में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें पाकिस्तान को बेरूबारी क्षेत्र प्रदान किया गया था, ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर है? 368 के दायरे के बाहर का मतलब है सिंपल मेजोरिटी से जो पास होते हैं, तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना सिंपल मेजोरिटी से होता है, केंद्र शासित प्रदेश सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, और आपका नागरिकता में प्राप्ति और उसकी समाप्ति ये भी 360 सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, ठीक है, तो तीनों ही हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, मौलिक अधिकार और आपका नीति निर्देशक तत्व हैं जो उनको किस प्रकार संशोधित किया जाता है, ठीक है, तो देखिए 3 तरीके होते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी से होता है और एक आपका विशेष स्पेशल मेजोरिटी से होता है, और तीसरा आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है, तो इनमें से जो आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है वो विशेष बहुमत से संशोधित किए जाते हैं, ठीक, आंसर बी हो जाएगा इसका। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है इस टेस्ट में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।